अस्सलाम वालेकुम प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल आपको बहुत से यूट्यूबर्स की वीडियो मिल रही होंगी जिसमें आपको बताया जा रहा होगा कि आपके बैंक अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट को ये हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में एफबीआई की तरफ से नोटिस आ जाएगा, आपकी ब्लॉकेज लग जाएगी, आप पकड़े जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कस्टमर्स को बहुत ही ज़्यादा खौफजदा किया जा रहा है, इस तरह डराया जा रहा है कि वो फौरी तौर पर अपने बैंक अकाउंट्स में से पैसे निकलवाने पर मजबूर होते जा रहे हैं। जाहिर बात है, वो लोग जिनकी थोड़ी सी सेविंग्स है और वो उन्होंने बैंक अकाउंट्स में रखी हुई है, वो इस डर से अपनी वो सेविंग्स भी बाहर निकलवा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके इसी डर को दूर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि क्या वाकई बैंक अकाउंट क्लोज हो रहे हैं या ब्लॉक हो रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा बैंक के साथ 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि किस किस रीज़न की वजह से आपके अकाउंट ब्लॉक होते हैं और आप किस तरह से उन चीज़ों से बच भी सकते हैं। और अगर अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाता है तो उस सिनेरियो में आप अपने अकाउंट को दोबारा से एक्टिव किस तरह से करवा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहले मैं आपको अकाउंट ब्लॉकेज के 10 रीज़न बताऊंगी कि किस किस वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक होता है। सबसे पहली बात, लार्ज कैश ट्रांजैक्शन, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप 25-30 हज़ार की सैलरी ले रहे हैं, आपने अकाउंट ओपन करवाया हुआ है अपनी सैलरी स्लिप के बिहाफ पे कि आपने 25-30 हज़ार आपकी सैलरी आती है, आपने सेविंग करनी है या जो भी आपने अकाउंट ओपन करवा लिया। अब आपके फैमिली मेंबर में से कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर कर देते हैं। उस सिनेरियो में क्या होता है कि कोई पेमेंट आनी होती है, अब घर में पैसे रखने की बजाय आप लोग मीन के आपके फादर कहते हैं कि पूरे घर में सिर्फ आपका अकाउंट खुला हुआ है तो आप अपने अकाउंट में जमा करवा। जब 25-30 हज़ार सैलरी वाले के बंदे में इकट्ठी 20-30 लाख रुपए क्रेडिट होंगे तो जाहिर बात है कि वो एक लार्ज कैश ट्रांजैक्शन बन जाती है। ठीक है, उस सिनेरियो में क्या होता है कि बैंक वाले अगर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है, अलबत्ता तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे कि ये इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में कहां से आई। अगर इन केस आपके अकाउंट मीन के फॉर एग्जांपल आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो फिर वो क्या करते हैं कि आपके अकाउंट को क्लैरिफिकेशन मिलने तक नो डेबिट मार्क कर देते हैं। ठीक है, इस सिनेरियो में आपने क्या करना है, फौरी तौर पे आपने अपनी जो भी सेल डीड होगी, ठीक है, वो आपने बैंक में जमा करवानी है ताकि आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो। एक ये रीज़न हो जाती है लार्ज कैश ट्रांजैक्शन। दूसरी रीज़न क्या होती है, सोर्स ऑफ इनकम और पर्पस ऑफ अकाउंट में जब डिफरेंस आता है तब आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। यानी कि इन शॉर्ट, यानी कि आसान लफ्जों में अगर मैं कहूं कि कोई ट्रांजैक्शन अगर आपके अकाउंट की डिटेल से रिलेट नहीं करती है तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने पिछली जो भी एग्जांपल दी उसी को ही लेके चलते हैं। जैसे अब आपका जो सैलरी अकाउंट खुला हुआ था, आपके अकाउंट में सैलरी आती थी, लेकिन अचानक ही 20-30 लाख रुपए आपको प्रॉपर्टी सेल के आ गए। अब ये ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट के पर्पस से, यानी कि जो पर्पस ऑफ अकाउंट आपका मेंशन हुआ हुआ होगा अकाउंट में, वो हुआ हुआ होगा कि इस बंदे ने सैलरी आती है और सैलरी के लिए ये अकाउंट ओपन करवाया है, लेकिन आपकी ये ट्रांजैक्शन उस मकसद को ब्रीच कर रही है, उस पर्पस ऑफ अकाउंट से बिल्कुल समझ लें कि ऑपोजिट है। इस वजह से भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तीसरा केस, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। ये जो मैं पिछली ही एग्जांपल लेके चल रही हूँ, जैसे प्रॉपर्टी, आपके सैलरी अकाउंट में प्रॉपर्टी की अमाउंट आ गई, ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के केस में भी आती है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, अब वो आप सोशल मीडिया पे कोई भी काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में आप अपना अकाउंट ऐसे मीन के पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं कि इस अकाउंट में आप जो भी आप काम कर रहे हैं कि इस अकाउंट में आप पेमेंट भेज सकते हैं, जो भी व्यूअर्स हैं उनको कह रहे हैं, तो उस सिनेरियो में भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। इसकी मैं आपको रियल एग्जांपल दूंगी जो मेरी आंखों के सामने से गुजरी है। जब मैं बीओपी में काम कर रही थी बैंक ऑफ पंजाब में, वहाँ पे एक फीमेल थी, ठीक है, उसने आसान अकाउंट ओपन करवाया हुआ था। वो आसान अकाउंट नंबर जो है सोशल मीडिया पे सारा फैला हुआ था, वहाँ पे वो डिफरेंट लोगों से हेल्प के बहाने से उस अकाउंट में पैसे मंगवाती थी। जैसे ही हमारे मीन के जो हेड ऑफिस है, जो इनका डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट, उन्होंने इस चीज़ को देखा, जैसे ही फाइंड आउट किया, हमारे पास मेल आई कि इस अकाउंट को फौरी तौर पे टेम्परेरी नो डेबिट किया जाए, यानी कि ब्लॉक किया जाए। इस तरह से केस है और हमने फौरी तौर पे उस अकाउंट को मैंने अपने हाथों से जो है वो ब्लॉक किया। तो इस तरह के जो है वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के केस में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी, नो डेबिट फॉर पेंशनर्स, यानी कि अगर आप पेंशनर हैं तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि हर पेंशनर को 6 महीने के बाद जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट या नॉन मैरिज सर्टिफिकेट देना होता है। को हर 6 महीने के बाद लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है बायोमेट्रिक के साथ। वो इस वजह से कि उनकी पेंशन जो है वो कोई और ना लेता रहे। हर 6 महीने के बाद वो अपनी हयात होने का समझ लें कि प्रूफ देते हैं बैंक में
कि वो हयात हैं, उसके बाद उनकी पेंशन जो है वो कंटिन्यू रहती है। लेकिन अगर 6 महीने गुजर गए और पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया तो पूरे 6 महीने के गुजरने के बाद उनके अकाउंट में नो डेबिट लग जाएगा। ठीक है, एक ये रीज़न होती है। दूसरी पेंशनर की एक और भी रीज़न होती है कि अगर 3 से 4 महीने कॉन्टीन्यूसली अगर वो अपनी पेंशन नहीं निकलवाता है तो भी सस्पिशियसली जो है वो बैंक वाले एहतियाती तौर पे पेंशनर का अकाउंट नो डेबिट मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट है जी, अगर इन केस किसी भी रीज़न की वजह से कोई कोर्ट ऑर्डर आ जाते हैं, यानी कि किसी का भी कोई केस चल रहा है और उस केस के दौरान कोर्ट कोई ऑर्डर दे देता है कि इस बंदे का अकाउंट ब्लॉक कर दें, तो अगर हमें कोर्ट ऑर्डर आएंगे बैंक वालों को तो हम उसका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट है डिसीज केस में। फॉर एग्जाम्पल किसी भी जानने वाले को पता लगे कि वो बंदा वफात पा चुका है या जो भी रिलेटिव थे वो डिसीज सर्टिफिकेट लेके आते हैं बैंक में कि ये बंदा वफात पा चुका है, तो हम फौरी तौर पे डिसीज सर्टिफिकेट लेके उस अकाउंट को टेम्प्रेरी बेसिस पे नो डेबिट मार्क कर देते हैं, डिसीज मार्क कर देते हैं, ताकि उसमें जो अमाउंट है वो फिलहाल कोई और ना निकलवा सके। नेक्स्ट है 7 के रॉन्ग एंट्री हो जाती है बैंक वालों की तरफ से, यानी कि बैंक वालों ने, अब आप कैश डिपॉजिट करवाने गए हैं, कैश डिपॉजिट स्लिप के ऊपर आपने बिल्कुल सही अकाउंट लिखा है, लेकिन बैंक वालों ने गलती से वो रकम किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, एक आधा डिजिट कैशियर से ऊपर नीचे हो गया और अमाउंट जो है वो गलती से किसी और के अकाउंट में चली गई। अगर तो ऑन द स्पॉट ये चीज़ पकड़ी जाती है तो फौरी तौर पर रिक्वेस्ट करके हेड ऑफिस से अप्रूवल लेके फौरी तौर पर जो है वो अकाउंट को, यानी कि उस अकाउंट को टेम्प्रेरी बेसिस पे ब्लॉक कर दिया जाता है रिकवरी होने तक, ताकि जिसके अकाउंट में गलती से पैसे हैं वो उस पैसों को इस्तेमाल ना कर ले। एक ये रीज़न हो सकती है। नेक्स्ट जो है जिसकी वजह से आप लोग बहुत डरे डरे रहते हैं कि एफबीआर की तरफ से आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर एफबीआर की तरफ से अकाउंट ब्लॉकेज होने लगी या कोई भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस किए कि इस तरह से इतनी इतनी अमाउंट जमा करवाने पर इनके अकाउंट ब्लॉक कर देने चाहिए, तो पहले बैंक वालों के पास पूरा सर्कुलर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन के बिहाफ पे एक लिस्ट बनेगी और उनके अकाउंट ब्लॉक होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ऑलमोस्ट जिस बैंक में मेरा ताल्लुक है मैंने सबसे कंफर्म किया है, कोई इस तरह का सर्कुलर नहीं है, कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एफबीआर वालों की तरफ से हम खुद जो है वो उस अकाउंट को ब्लॉक कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप फाइलर हैं और आपका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम एक्टिव है लेकिन आप बैंक वालों में नॉन फाइलर मार्क हुए में हैं, तो वो आप फौरी तौर पे जाके अपने आप को फाइलर मार्क करवाएं, ताकि आपको इस तरह की कोई भी मुश्किल का सामना ही ना करना पड़े। अपनी यानी कि अगर आप फाइलर हैं तो आप अपनी रिटर्न जो है वो टाइमली अपडेट करवाते रहें, यानी कि हर साल के बाद जो भी रिटर्न जमा होती है वो प्रॉपरली आप उसको जमा करवाते रहें और उसके अंदर कोई भी फेक एसेट लिखने की ज़रूरत नहीं है या छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपरली जेन्युइनली तरीके से सारा कुछ करते रहेंगे तो आपको डरने की कोई ज़रूरत। अच्छा, नेक्स्ट है रीज़न नंबर 9। उसमें क्या होता है कि अगर आपका डाटा कंप्लीट नहीं है तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है आर्जी तौर पे। डाटा कंप्लीट होने से मतलब कि अगर आपका CNIC एक्सपायर हो गया, ठीक है, और आपने न्यू बनवा लिया लेकिन बैंक में जाके अपडेट नहीं करवाया, आपका अकाउंट नो डेबिट लग जाएगा। आज से तकरीबन कोई 1 से 2 साल पहले क्या हुआ था कि लोगों के सिस्टम जो है, यानी कि बैंक वालों के सिस्टम सेंट्रलाइज होना शुरू हो गए थे। जिनके बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट थे उनको शायद पता हो, अगर वो मेरी वीडियो ये देख रहे हैं तो उनको कॉल्स आती थी कि आप अपना जो है वो मदर नेम नहीं है आपका यहाँ पे अपडेट, या फिर काफ़ी लोगों के अकाउंट इस वजह से भी नो डेबिट मार्क किए गए थे कि उनकी वालदा का नाम जो है वो अकाउंट में अपडेट नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब का सिस्टम चेंज हुआ था, यानी कि सॉफ्टवेयर चेंज हुआ था, जिसकी वजह से डाटा दूसरे सॉफ्टवेयर में जब अपडेट हुआ तो उसमें बहुत से कस्टमर का पर्सनल डाटा जो है वो मिसिंग था, जो मैंडेटरी मिसिंग थी। उसकी वजह से उन अकाउंट्स को टेम्प्रेरी बेसिस पे ब्लॉक कर दिया गया था ताकि वो उस चीज़ को अपडेट करवा लें। तो एक ये रीज़न भी होती है, इसलिए आपने अपना डाटा हमेशा अपडेट रखना है। 10वीं रीज़न क्या होती है कि किसी भी रीज़न की वजह से अगर बायोमेट्रिक नहीं हुई भी उस अकाउंट में तो भी अकाउंट आपका नो डेबिट मार्क हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2017 या 18 से जो है वो अकाउंट सारे बायोमेट्रिकली वेरीफाइड हैं। अगर किसी का भी एक आधा रह गया हुआ तो वो अनवेरीफाइड कहलाएगा और उस अकाउंट को टेम्प्रेरी बेसिस पे ब्लॉक कर दिया जाएगा अनटिल अनलेस आप उसकी बायोमेट्रिक नहीं करवाते हैं।
तो ये थी 10 रीज़न। अभी मैं आपको इसके यानी कि इन तमाम तर रीज़न में आपको क्या करना चाहिए, अगर इसमें से किसी भी एक रीज़न की वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, और फ्यूचर के लिए आपको किन बातों का एहतियात रखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी बात ये, जैसा कि मैंने आपको रीज़न बताई हैं, इनमें से कोई भी रीज़न इस तरह से डरने वाली नहीं है कि आपका अकाउंट अगर ब्लॉक हो गया तो ओपन ही नहीं होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से जो है वो इन तमाम तर चीज़ों को हल कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको 3-4 रीज़न बताए थे प्रॉपर्टी के केस वाले, उसमें क्या होगा कि जब भी आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं या फिर कोई भी चीज़ सेल आउट करते हैं, तो यानी कि अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है, कोई भी प्रॉपर्टी की अमाउंट आपके अकाउंट में आ गई, किसी भी रीज़न की वजह से आ गया है, तो आप नो डेबिट लगने से पहले ही फौरी तौर पे उस चीज़ के डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। यानी कि आपने उतना मौका ही नहीं देना कि आपके अकाउंट में नो डेबिट लगे सस्पिशियस केस की वजह से। आपने प्रॉपर्टी सेल की है तो आप प्रॉपर्टी की सेल डेट जो है वो जैसे ही अपनी अमाउंट जमा करवाएंगे अकाउंट में, तो आप वेरी नेक्स्ट डे जाके या सेम डे जाके बैंक में जमा करवा दें कि ये मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है और ये उसका प्रूफ है, ठीक है। वो अपडेट हो जाएगा और आपके अकाउंट को ब्लॉकेज नहीं होगी। नेक्स्ट है जी, आपने अगर CNIC एड्रेस या कोई भी डाटा अपना अपडेट करवाया है, नंबर चेंज किया है, तो आप फौरी तौर पे जाके अपना डाटा अपडेट करवाएं ताकि ये भी रीज़न आपका ख़त्म हो जाए। तीसरी चीज़ कि आपने FBR के केस में आपने अपनी रिटर्न जमा करवानी है, या कोई भी ऐसा चीज़ है जो आपकी टैक्स रिटर्न से मीन के लिंक करती है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही है तो आप किसी वकील से रब्ता करें, उससे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके जो है वो आप अपनी प्रॉपरली रिटर्न जमा करवाएं ताकि आपके अकाउंट की ब्लॉकेज का मसला ना आए। आखिरी चीज़ कि आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो एटलीस्ट हर महीने चेक किया करें कि आपके अकाउंट में कोई भी इस तरह का मसला तो नहीं हुआ है। जैसा कि बिजनेस विद अली में उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि उनको एक जगह से अमाउंट आई जो कि अच्छी खासी अमाउंट थी और उन्होंने आगे ट्रांसफ़र की, जिसकी वजह से तीनों अकाउंट ब्लॉकेज हो गए किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ वैसे मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने इस चीज़ को फेस किया है तो जाहिर बात है कि ऐसा हुआ होगा, उनकी बात में सच्चाई होगी। लेकिन उस चीज़ से आप किस तरह से बच सकते हैं, देखें, अगर मैंने आपको पैसे दिए हैं, ठीक है, आपने जाहिर बात है कि आपने मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल की है, मैंने परचेज़ किया, मैंने आपको पैसे दिए हैं और वो पैसे आपने आगे जिसको देने थे उसको ट्रांसफ़र कर दिए। अब मैंने आपको पैसे जहाँ से भी दिए हैं, मैंने बेशक वो चोरी करके दिए हों या इलीगल वे से दिए हुए हों, लेकिन उसका आपसे लिंक नहीं होना चाहिए। जब आप अपने बैंक में अपनी सेल डीड जो है उसके पेपर जमा करवा देंगे तो फिर मेरे पास पैसे जहाँ मर्जी से आए हों, अकाउंट मेरा ब्लॉक होगा ना कि आपका, क्योंकि आप ऑलरेडी नो डेबिट लगने से पहले ही अपने सेल यानी कि इस लार्ज ट्रांजेक्शन्स का प्रूफ जो है वो जमा करवा चुके हैं, ठीक है। तो ये जब आप चीज़ें जमा नहीं करवाते फिर आपको इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, फ्यूचर के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने किन चीज़ों का एहतियात करना है कि नो डेबिट आपके अकाउंट में लगे ही ना। एक तो चीज़ मैंने आपको बता दी है कि जब भी आपकी कोई भी लार्ज ट्रांजैक्शन हो उसका प्रूफ फौरी तौर पे जमा करवाएं, अपना डाटा अपडेट रखें। इसके अलावा जो है अपने स्टेटस को कोशिश करें कि फाइलर मार्क करवाएं। अगर आप फाइलर हैं और आपका स्टेटस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में एक्टिव मार्क आ रहा है और आपने बैंक में नॉन फाइलर यानी कि अभी तक आपका अपडेट हुआ है, तो आप फौरी तौर पे जाके अपने अकाउंट में अपना स्टेटस फाइलर मार्क करवाएं। एक और चीज़, इस चीज़ का आपने ख्याल लाजमी रखना है कि आपने अकाउंट खुलवाते वक्त अपना सोर्स ऑफ इनकम क्या अपडेट करवाया हुआ है। यानी कि अगर आपने सैलरीड पर्सन के तौर पे अकाउंट ओपन करवाया हुआ है जिसमें आपकी 50-60 हज़ार रुपये सैलरी है, तो आपने अपनी ट्रांजेक्शन्स का फ्लो भी उसी हिसाब से रखना है। आपने कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए ये देखना है कि अगर मैंने उनको ये शो करवाया है कि मेरी 50 हज़ार सैलरी है और मैं 50 लाख रुपए अपने अकाउंट में मंगवा रहा हूँ, तो जाहिर बात है कि इस चीज़ में आगे जाके मसला होगा। आपने ट्रांजेक्शन करनी है, आप लाख की करें, 2 लाख की करें, मैक्सिमम 3 लाख की करें, ब्रेकअप में यानी कि ब्रोकन ट्रांजेक्शन्स करें ताकि आपका भी अकाउंट चलता रहे और इस तरह का कोई भी केस आपको फेस ना करना पड़े। तो ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद करती हूँ कि आपके दिल से जो है ये खौफ ख़त्म हो गया होगा और डरने की कोई बात नहीं है। आप बिला फिक्र होके जो है वो बिला झिझक अपने अकाउंट में डिपॉजिट्स रख सकते हैं। आपके अकाउंट्स को कुछ नहीं होगा अगर आप इन सारी चीज़ों पे अमल करते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।